नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। पहले चरण के बिहार के चुनाव के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में बिहार की जो सियासत है वो अपने पूरे शबाब पर है। वहां पर योगी आदित्यनाथ से लेकर बिहार में अमित शाह से लेकर तमाम है और जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, जिस तरह के वक्तव्य रखे जा रहे हैं, वो जाहिर सी बात है सियासी पारा चढ़ाने में सीधे तौर पर सियासी पारा चढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी भले ही बिहार में ना हो, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिकल पोजीशनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह की सियासत वो करते हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर वो मैसेज सीधे बिहार तक पहुंच रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो बेचैनी बेकरारी नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी में, वो नहीं होती। राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे। आपको याद होगा कि हरिओम वाल्मीकि नाम के शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और जब ये सब कुछ उनके साथ हो रहा था, उन्होंने अपने आखिरी पलों में राहुल गांधी को याद किया था। राहुल गांधी रायबरेली के सांसद हैं और ऐसे में राहुल गांधी जब उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे तो उससे पहले आप ये देखिए कि पूरा पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया। उससे पहले खबरें ये प्लांट की गई कि राहुल गांधी से जो हरिओम वाल्मीकि का जो परिवार है, उन्होंने मिलने से पूरे तौर पर इनकार कर दिया है और ये कहा है कि इस तरह की सियासत वो ना करें। हालांकि अब आपने तस्वीरों में आप देख ही पा रहे होंगे कि राहुल गांधी ने उनके परिवार से ना सिर्फ मुलाकात की है, बल्कि उनके परिवार ने सामने आकर राहुल गांधी का धन्यवाद भी किया है। आप ये समझ लीजिए कि जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं उससे किस तरह की बेचैनी है बीजेपी के अंदर कि वो इस तरह की खबरें प्लान कर रही है। यहाँ तक कहा गया, राहुल गांधी ने तो ये इल्जाम लगाया है कि उनके परिवार के ऊपर दरअसल दबाव बनाया गया और दबाव बनाकर उनसे इस तरह का बयान दिलवाया गया है। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात, राहुल गांधी लगातार जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात लगातार करते रहे हैं और इसको लेकर वो मुखर रहे हैं। यही वजह रही थी कि जातिगत जनगणना की बात करनी पड़ी थी बीजेपी को। और ये भी आपको समझना चाहिए कि जिस तरह की राजनीति बिहार की है, जिस तरह की जाति पर आधारित राजनीति पूरी बिहार में होती है, उसमें जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग राहुल गांधी कर रहे हैं वो बीजेपी के माथे पर पसीना लाने के लिए काफी है। यही वजह है कि सुबह से लेकर लगातार मीडिया का सहारा लेकर जिस तरह की खबरें चलाई गई, उससे ये बताने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी ओछी राजनीति कर रहे हैं और उस ओछी राजनीति में हरिओम वाल्मीकि का परिवार जो है वो सीधे तौर पर उनको नकार रहा है। वो शायद ये भूल गए कि उन्हीं हरिओम वाल्मीकि जिनकी बुरी तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, उन्होंने अपने आखिरी क्षणों में राहुल गांधी को याद किया था। राहुल गांधी से उस परिवार ने मुलाकात की है। इसके अलावा राहुल गांधी आसाम भी आज गए हैं और आसाम में आपको पता ही है कि मशहूर गायक जो कि एक फिनोमिना बन गए हैं आसाम में, उनके परिवार से तो मुलाकात की ही, लेकिन उसके साथ साथ श्रद्धांजलि भी जुबिन गर्ग को राहुल गांधी ने दी है। राहुल गांधी भले ही बिहार में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्टिव चारों तरफ नजर आ रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि अमित शाह के एक बयान से कैसे पूरी तरीके से बिहार की राजनीति में एक उथल पुथल मच गई है। जेडीयू को अब एक तरह से बयान जारी करने पड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से बातें कही जा रही हैं। उससे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगी राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। कुछ दिन पहले दलित अफसर ने सुसाइड किया था। मैं वहां गया और आज मैं यहाँ आया हूँ। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया है और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी है। घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार,
मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। तो जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अपराध उनके साथ हुआ है और अपराधियों जैसा व्यवहार जो है वो उनके परिवार के साथ किया जा रहा है। और देश भर में दलितों के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उनको लिंच किया जा रहा है, सुसाइड करने पर मजबूर किया जा रहा है, यहाँ तक कि एक दलित सीजीआई के ऊपर जूता तक उछाल दिया जाता है, तो आप समझिए कि किस तरह से जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो पूरी की पूरी एक पटकथा लिखी जा रही है, उसकी तरफ कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहाँ पर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि ये बातें राहुल गांधी की चुभ रही हैं, परेशान कर रही हैं बीजेपी को। वहीं अमित शाह 3 दिन का डेरा उन्होंने बिहार में डाला हुआ है। आज नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात भी की। नीतीश कुमार नहीं गए, अमित शाह गए उनसे मुलाकात करने के लिए। 15 मिनट तक ये मुलाकात हुई है, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने जिस तरह का बयान दिया कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जा रहा है, लेकिन अगर वो सत्ता में वापसी करते हैं तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेकर पहले भी वो कह चुके हैं और फिर से उन्होंने कहा है कि विधायक दल ये तय करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। अब इसके बाद जेडीयू में एक बेचैनी तो है और जेडीयू की तरफ से इसको लेकर लगातार बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहने की कोशिश करें कि सब कुछ ठीक है और ये एक तरह से तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को पेश किया जा रहा है। भाई अमित शाह तो सीधे तौर पर साफ तौर पर कह रहे हैं, अब इसमें तोड़ना मरोड़ना क्या है। तो ये लगातार आप ये देखिए कि ये पहले से ही साफ है कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है और ये भी साफ होता जा रहा है जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है कि नीतीश कुमार, अगर मान लीजिए फर्ज कर लीजिए 1 मिनट के लिए कि फिर से वापसी होती है एनडीए की, तो ये पूरी तरीके से साफ है कि नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और ये बेचैनी साफ तौर पर दिख भी रही है, जेडीयू में भी दिख रही है, नीतीश कुमार के अंदर भी दिख रही है। और इसको लेकर जिस तरह के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं, कभी शहाबुद्दीन जो है उनके बेटे को टिकट दिए जाने की बात कही जा रही है, तो कभी बुरखे का जिक्र किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और आपको पता ही कि घुसपैठियों का जिक्र तो लगातार किया ही जा रहा है, क्योंकि वही नैरेटिव है बीजेपी का कि बांटो और राज करो, सांप्रदायिक सियासत करो, ध्रुवीकरण करो और उसके बाद सत्ता हासिल करो, क्योंकि उनके पास कोई कंस्ट्रक्टिव प्लान है ही नहीं। 20 साल से वो खुद सत्ता में है वहां पर, तो ऐसे में जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी जो है वो पूरी तरीके से चरम पर है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से वहां पर क्या स्थिति है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बिहार का ये चुनाव किस तरफ जा रहा है और राहुल गांधी के इस दाव से कितना बदल गया है बिहार का चुनाव, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। आप देख सकते हैं अरुण दीक्षित जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। अरुण जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बिहार से मेरे साथ फराह शाकिब जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। फराह आपका भी बहुत इस्तकबाल, स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी फराह, इसलिए क्योंकि आप बिहार में बैठे हुए हैं और आप वहां की जो स्थिति है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से आप बता पाएंगे। मुझे ये बताइए कि रायबरेली में राहुल गांधी का जाना, वहां पर हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात करना और वहां से मैसेजिंग बिहार तक पहुंचाना, इससे कितनी खलबली आपको नजर आ रही है और फिर अमित शाह के बयान से कितना असर होता हुआ आपको नजर आ रहा है, जो उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि विधायक दल ही तय करेगा। इसका मतलब वो बार बार बता रहे हैं कि नीतीश नहीं होने जा रहे हैं। आ रही है ना, हमारी क्लियर आ रही है? जी 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 जी। देखिए, ये राहुल गांधी आज रायबरेली में ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर गए। उससे बिहार चुनाव को क्या मैसेज मिलेगा या बिहार चुनाव में उससे क्या तब्दीलियां आएंगी, इससे पहले आप जरा सा 2-3 दिन पहले अगर आप चली जाएंगे, राहुल गांधी हरियाणा गए थे। जो आईपीएस अफसर जो पूरन साहब हैं, उन्होंने जो सुसाइड किया है, उनके परिवार से जिस दिन राहुल गांधी मिलने के लिए गए थे, उसी दिन चिराग पासवान भी उनके घर गए थे। तो वो चिराग पासवान जो अभी तक शायद पिछले 11 सालों में किसी भी दलित एट्रोसिटी पर उन्होंने जबान नहीं खोली। बिहार में इतने दलितों का उत्पीड़न हुआ, दलित बच्चियों का बलात्कार हुआ, दलित लड़के लिंच किए गए, लेकिन वो चिराग पासवान जिन्होंने एक शब्द भी सरकार के खिलाफ नहीं कहा,
अलबत्ता वो सरकार के खिलाफ कहने के नाम पर नीतीश कुमार के खिलाफ जरूर कह दिया करते थे कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, लेकिन वो उसके बहाने वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते थे। और हरियाणा में जब उनको जाना पड़ा, यानी कि उनको ये बात समझ में आ रही है कि दलित जो तबका है, जिस 5.5% वोट पर उनको लगता है कि उनका एक अधिकार है, वो उनसे बिहार चुनाव में ये सवाल करेगा कि आप जब हमारे साथ उत्पीड़न की घटना होती है तो आप कहां होते हैं। वो अपनी फेस सेविंग के लिए वहां गए, और वहां वो किसके खिलाफ गए? भाई, आप डबल इंजन की सरकार में मंत्री हैं, केंद्र में मोदी साहब मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा में आपकी सरकार है, आप किसके साथ खड़े हो रहे हैं? जाकर के पूरन साहब के साथ खड़े हो रहे हैं, या आप खुद का फेस बचाने के लिए वहां पर एक जाने क्या एक ड्रामा कर रहे हैं? राहुल गांधी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी के हाथ में ना तो उत्तर प्रदेश की सत्ता है ना दिल्ली की सत्ता है, लेकिन उसके बावजूद ना हरियाणा की सत्ता है। हरियाणा में भी अगर कांग्रेस की सरकार होती तो राहुल गांधी सवालों के घेरे में राहुल गांधी को सवालों के घेरे में ला सकते थे, लेकिन ना तो हरियाणा में राहुल गांधी की सत्ता है, ना बिहार में सत्ता है, ना केंद्र में सत्ता है, ना राहुल गांधी गृह मंत्री हैं देश के, ना उनके पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। तो एक बड़ी, आप ये इसी से अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी जो पोजीशनिंग कर रहे हैं, बिहार के बाहर बैठ करके भी जो पोजीशनिंग कर रहे हैं, उसका बिहार चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के पर्सपेक्टिव में या एनडीए के जो दूसरे दीगर घटक दल हैं उनको क्या लग रहा है, और वो उससे कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और आप देखेंगे कि सीजेआई के ऊपर जूता उछालने वाली जो घटना है, उसको लेकर के राजेश राम जो कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, उन्होंने एक पीसी किया था और वो उस पीसी में रो पड़े थे। वो वहां से हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कहा कि ये सीजेआई पर जूता नहीं चला है, ये इस देश के करोड़ों दलितों पर जूता फेंका गया है। और ये उन्होंने मैसेज दिया है, क्लियर मैसेज दिया है ये इस हिंदू राष्ट्र में कि आप दलित हैं, अगर आप कितनी भी ऊंची कुर्सी पर चले जाएंगे तो भी हम आपको अपने जूते के नोक पर रखने की कुव्वत रखते हैं या सलाहियत रखते हैं। आप देखेंगे कि उसके बाद फिर बिहार का चुनाव, ये मोमेंटम जो अभी एक हफ्ते में, थोड़ा सा मुझे लगता है, चूंकि मैं पटना से थोड़ी दूरी पे हूं और मैं रोज कहीं ना कहीं घूमता हूं, कहीं ना कहीं पूरे बिहार में मेरी बातचीत लगातार हो रही है, ये सीटों को लेकर के जो अभी भगदड़ मची है महागठबंधन में, इससे थोड़ा सा वो मोमेंटम जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बनाया था, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो बिहार अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद जो एक मास मोमेंटम बना था महागठबंधन के पक्ष में, उसको थोड़ा डेंट लगा है। हालांकि अभी भी उसको रिस्टोर किया जा सकता है, अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। आपको मैं बताऊं, देखिए मीडिया खबरें कैसे प्लांट करता है, हम लोग भी उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। आज मेरी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार से बात हुई है, कल जब मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की गई कि 12 बजे दिन में मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो मुकेश सहनी जी ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन से बाहर जाने का ऐलान करेंगे, लेकिन मीडिया ने इसको चला दिया कि मुकेश सहनी 12 बजे दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और महागठबंधन से बाहर जाने का ऐलान करेंगे। और मैं आपको बताता हूं, उसके बाद राहुल गांधी का फोन उसी दौरान आता है, 12 बजे 12:30 बजे मुकेश सहनी जी की राहुल गांधी से बात होती है, और उसके बाद फिर आपको खबर मिली होगी कि मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 घंटे के लिए टाल दी गई, फिर वो 4 बजे हुई, फिर वो 6 बजे हो गई। मतलब 2 बार वो एक्सटेंड किया गया, प्रेस वालों को मैसेज भेजा गया कि देखिए 12:30 बजे वाली जो पीसी है वो अब 4 बजे होगी, अब फिर 4 बजे से पहले थोड़ा 3 बजे मैसेज किया गया कि 4 बजे वाली जो पीसी है वो 6 बजे होगी, और मीडिया ने इसको खूब चलाया, दिन भर चलाया। जबकि हकीकत ये है बुशरा जी कि 12:30 बजे ये तय हो गया था कि अब मुकेश सहनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं जा रहे हैं, और मुकेश सहनी से सारी बातें फाइनल हो गई थी, डील लॉक हो गई थी मुकेश सहनी से उसी वक्त। लेकिन मुझे राहुल गांधी से एक शिकायत है, मैं चूंकि डीबी लाइव को मैं एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म मानता हूं, मैं उनसे जहां पर असहमत हूं मैं अपनी बात भी रखूंगा। यही काम राहुल गांधी अगर एक हफ्ता पहले कर लेते अगर यही काम, यानी कल दिन भर में 8-10 घंटे में चीजें सॉर्ट आउट हो गई ना। राहुल गांधी ने इंटरवीन किया, डायरेक्टली इंटरवीन किया, राहुल गांधी ने तेजस्वी से बात की, लालू जी से बात की, वो राहुल गांधी यही काम 10 दिन पहले अगर कर लिए होते, तमाम चीजें सॉर्ट आउट हो गई होती, और सीटों का बंटवारा अगर स्मूथली हो गया होता पहले से, तो आज ये जो एनडीए वाली भगदड़ बची है, नीतीश जी 101 सीटों पर गुस्सा हुए, संजय झा के बारे में खबरें आई कि उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया, फिर उन्होंने चिराग की जो सीटें जो अलॉट की गई थी उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा फूफा की तरह नाराज हो गए, उधर मांझी जी अपना दुख व्यक्त करते रहते हैं, हर थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर 2 बूंद आंसू गिरा देते हैं, तो उसका एडवांटेज महागठबंधन को और ज्यादा मिल सकता था। एक तो नैरेटिव के वॉर में, परसेप्शन के वॉर में
महागठबंधन एज पर हो सकता था बनिस्बत एनडीए के। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आज भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, चीजें सब संभल जाएंगी। क्योंकि देखिए, जब अब जो है ना, अब सब कुछ कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जनता उनको नहीं देखती, अब जनता देखती है सामने कौन खड़ा है, इधर कौन खड़ा है, उधर कौन खड़ा है, और मुद्दों की बात कौन कर रहा है। और ये टैक्टिकली मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूं कि राहुल गांधी हूं या तेजस्वी यादव हूं और लेफ्ट की पार्टियां का तो खैर कोई उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं है। इन दोनों पार्टियों ने ये तय के नेताओं ने ये तय कर लिया है कि वो लाख बुरखे की बात करें, घुसपैठिए की बात करें, जिहादी, तलाक, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, मट्टी, ईद, मुहर्रम सब करते रहे। हमको नौकरी की बात करनी है, हमको सामाजिक न्याय की बात करनी है, हमको आरक्षण की बात करनी है। हम ये कहेंगे कि हम पावर में आएंगे तो हम 50% की जो कैपिंग है आरक्षण की, हम उसको बढ़ा के 65% तक करेंगे। हम संविधान के 9th शेड्यूल में जो आपका आरक्षण बढ़ाया गया है 50% से 65%, उसको शामिल करने के लिए कैबिनेट में, बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके दिल्ली भेजेंगे, सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। ये इन मुद्दों पर महागठबंधन टिका हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। कल योगी आदित्यनाथ आए, योगी आदित्यनाथ जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो उन्होंने किया। वो नहीं करेंगे ऐसा तब हैरत होगी, वो अगर नहीं करते ऐसा तब हैरानी होती, तब हम और आप बात करते कि योगी जी आए और बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। योगी जी इसी के लिए कुख्यात है, मैं कुख्यात शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो उन्होंने जो किया, बुरका की बात की, घुसपैठी की बात की, पाकिस्तान की बात की, वो अभी और बार आएंगे और सब अभी अमित शाह ने आज देख लीजिए, वो उसामा साहब को तो टारगेट कर रहे हैं, शहाबुद्दीन के बेटे को, लेकिन वो हुलास पांडे को टारगेट नहीं करेंगे। हुलास पांडे लोजपा के उम्मीदवार है, वो राजू तिवारी को टारगेट नहीं करेंगे, वो अनंत सिंह मोकामा से अनंत सिंह को वो टारगेट नहीं करेंगे। ये सब बाहुबली है, ये सब AK-47 वाले हैं। लेकिन AK-47 निकलेगी कहां? जब राहुल शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़ेंगे। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश जो आरजेडी को लेकर के और खास करके मुसलमानों के नाम पर ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश भाजपा के नेताओं की शुरू हुई है, वो बदस्तूर जारी रहेगी। उस पर कोई हैरानी की बात नहीं है। अलबत्ता महागठबंधन के नेताओं ने अभी तक जो स्टैंड लेकर के रखा हुआ है कि हम मुद्दों से नहीं हटेंगे, उनको इसी स्टैंड को लेकर के 6-11 नवंबर तक जाना पड़ेगा, जब तक कि दूसरे चरण का मतदान नहीं होता। जी बिल्कुल, आप बहुत सही बात बोल रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जो खींचतान चल रही है महागठबंधन में भी, वो कहीं ना कहीं एक तरह की मैसेजिंग तो जा ही रही है, एक मैसेजिंग भी जा रही है। और अब जाहिर सी बात है कमर कसने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ आप ये देखें कि डबल इंजन की सरकार है, तमाम एजेंसीज हैं उनके पास, चुनाव आयोग का खुद ही विपक्ष इल्जाम लगाता है कि चुनाव आयोग भी उन्हीं के साथ है, चुनाव आयोग उनके साथ बीपार्टी बनकर काम कर रहा है। SIR जैसी प्रक्रिया की गई और अभी बिल्कुल साफ हो गया है कि जो लिस्ट तैयार की गई है, जो फाइनल अभी बता दी जाएगी दोनों चरणों के नामांकन के बाद, उसी पर ही चुनाव होने जा रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जब ये आपको सामने दिख रहा है कि मैनेज कर ली गई है चीजें, तो अब तो आपको और ज्यादा मजबूती से पूरी तरीके से डेरा एक तरह से डाल देना चाहिए और जो अपने जाती मफाद हैं, जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए साइडलाइन करके देखना चाहिए कि एक लार्जर पिक्चर क्या है। और अभी जो आपके राजनीतिक जाती जो आपके जो इंटरेस्ट हैं उन पर कॉन्सेंट्रेट ना करके आपको लार्जर पिक्चर की तरफ देखना चाहिए। ये जरूर महागठबंधन को सोचना चाहिए और जहां क्रिटिसिज्म होना चाहिए वहां हुए। हम एक लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है, हम किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं है। अरुण जी, आपकी तरफ मैं आऊंगी कि ये जो कुछ फिलहाल हो रहा है, चाहे अमित शाह का बयान हो या राहुल गांधी की पोजीशनिंग हो, बिहार के चुनाव के संदर्भ में आप इसको कैसे देख रहे हैं? योगी आदित्यनाथ बुर्की की बात करते हैं, घुसपैठियों की बात लगातार हो ही रही है, उसके साथ साथ अब शहाबुद्दीन जो है उनके बेटे को लेकर सामने आया गया है, यानी कि उनके पास तो उनका वही नैरेटिव है, वो वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति ही करेंगे। क्या बिहार इस ट्रैप में फंसेगा या आपको लगता है बिहार ने डिसाइड कर लिया है, या फिर अभी आपको लग रहा है कि जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये तमाम मिलकर एक तरह से चुनावी कैंपेन में फुल फ्लेजेडली उतरेंगे अपने पूरे दमखम के साथ, तब तस्वीर और ज्यादा साफ होती हुई नजर आएगी? अब बुशरा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी या तेजस्वी या लालू का पूरा जो उनका गठबंधन है, महागठबंधन, उसके सामने कौन है? उनके सामने है केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, पूरा मीडिया, चुनाव आयोग, क्योंकि नैरेटिव डिसाइड करने में सबसे बड़ी भूमिका तो मीडिया की है। जैसा कि अभी साकिब भाई बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन मीडिया ने उसमें जोड़ दिया कि वो महागठबंधन से अलग होंगे। मूल बात यह है कि राहुल की मौजूदगी से इनको परेशानी हो रही है। अब वो जाए ना जाए, कल की बात लीजिए, कल योगी ने जाके वहां पर बुर्का ले आए।
उनके पास कुछ है ही नहीं, ना मोदी के पास कुछ है, ना अमित शाह के पास कुछ है। घुसपैठिया, बुर्का, इसके अलावा रंग से पहचानना, इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप ये देखिए, कल दो चीजें हुई थी। कल केशव मौर्य भी बिहार में थे और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब इसमें एक गणित और देखिए, नीतीश कुमार कुर्मी है और केशव मौर्य काछी या कोयरी या मौर्य जो भी कह सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। उन्हें जानबूझ के उनके मुंह से ये कहलवाया गया था। वहीं अमित शाह ने कह दिया था वो तो विधायक चुनेंगे। अब आप और हम सब जानते हैं कि कैसे विधायक, भाजपा के विधायक कैसे नेता चुनते हैं अपना। सबने देखा है कि चाहे दिल्ली में नेता चुना गया, हरियाणा में नेता चुना गया, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में पर्ची देते हैं, ये पर्ची देते हैं दिल्ली से और वो नेता चुना जाता है। तो इसका मतलब साफ है, क्योंकि जिस तरह की बिसात बिछाई है बीजेपी ने, आप देखिए 101 सीट पहली बार नीतीश और बीजेपी बराबरी पर लड़ेंगे, और उसके बाद 29 सीटें जो चिराग पासवान की उनको काउंट कीजिए, 12 सीटें जो कुशवाहा की और मांझी की हैं, 142 सीटें होती हैं। उन 142 सीटों को आप मानिए कि बीजेपी की सीटें हैं। पहली कोशिश नीतीश कुमार को खत्म करने की पिछले चुनाव में की थी, जब चिराग पासवान हनुमान के रोल में नीतीश के सामने खड़े हो गए थे, और उसका खामियाजा नीतीश ने भुगता था। उनकी सीटें कम हुई थी, बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई, जेडीयू की सीटें कम हुई थी। इस बार इन्होंने जो खेल खेला है, नीतीश मतलब जेडीयू 101 और इनकी 142, वो कहीं कोई अलग नहीं है। अब जब आप पूरे कैंडिडेट हो जाएंगे डिक्लेयर, तब आप देखिएगा कि कितने बीजेपी के लोग इनके सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो सबसे बड़ी चीज है। तो ये डर नीतीश कुमार को समझ में आ गया है कि मान लीजिए कि इन्होंने उनसे ज्यादा सीटें जीती, क्योंकि 142 सीटें तो ये लड़ ही रहे हैं, उनको खत्म करने की कोशिश हर स्तर पर है। नीतीश को कमजोर करने की कोशिश मैदान में भी है, घर में भी है, विद इन द एनडीए भी है। तो वो चीज नीतीश समझ रहे हैं, और इसीलिए नीतीश ने जो सीटें चिराग को दी गई थी उन पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं। उन्होंने साफ कहा कि नहीं हो सकता, क्योंकि एक खेल ये भी है ना कि मान लीजिए आपको हमने 243 में से 101 सीट दी है, लेकिन सीटें कौन सी हैं? वो सीटें जो आपके लिए कमजोर सीटें हैं, वो अगर आपको मिलती हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। और जिन सीटों पर नीतीश के या जेडीयू के लोग मजबूत हैं, उन पर अगर चिराग जाते हैं या मांझी जाते हैं या कुशवाहा जाते हैं, तो किसको फायदा होगा? क्योंकि उसका फायदा बीजेपी उठाएगी। तो इनके जितने कम आएंगे नीतीश के कैंडिडेट, बीजेपी का पलड़ा उतना ही भारी होगा। और आप ये समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सत्ता पाने के मामले में इतने क्रूर हैं कि वो किसी को भी खत्म कर सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी उनके सामने सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिनको उन्होंने बाईपास किया और खत्म किया, जिनको पिता कहते थे। और अभी हर राज्य में जहां गठबंधन, जहां उन्हें जरूरत पड़ी, एक नाथ शिंदे कितने दिन चलेंगे ये आप देखिएगा। मुख्यमंत्री थे वो, अब वो उप मुख्यमंत्री हैं। यहाँ जो खेल है, क्योंकि ये बात भी आ चुकी है कि नीतीश कुमार एक नाथ शिंदे नहीं है, और नीतीश कुमार, उनका स्वास्थ्य कुछ भी कहे, अगर कुछ गड़बड़ है वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार शिंदे जैसे कमजोर नेता भी नहीं है। और एक और चीज जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि अगर कल को बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, मान लेते हैं कि उन्होंने अपने एनडीए में ज्यादा सीटें, लेकिन नीतीश कमजोर होते हैं, तो आज भी मैं ये बात दावे से कहता हूं कि नीतीश स्वाभाविक तौर पर लालू के साथ जाएंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनवाएंगे। वो बीजेपी के पीछे नहीं खड़े होंगे। और बिहार में सभी दलों को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि बीजेपी ने अपने विरोधी दलों की क्या गत बनाई है। हर राज्य में आप देखिए कैसे लोगों को, आजम खां कितने साल बाद निकले हैं जेल से, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं किसी भी राज्य में लीजिए, बीजेपी अपने विरोधियों को कैसे कुचलती है, कैसे उनके पीछे पड़ती है। इसका ज्वलंत उदाहरण तो राहुल गांधी है, उसके बाद पूरी पार्टियां हैं। अब अभी देखिए दूसरा जो, अभी आप जब विदेश यात्रा पर थी तब यहाँ एक नाटक हुआ। अचानक एक दिन लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली हुई, बहन मायावती ने एक बड़ी रैली की, और उस बड़ी रैली में उन्होंने तारीफ की योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने गालियां दी, दोगला बताया
अखिलेश यादव को। और उस रैली में बुशरा इतनी भीड़ थी, क्योंकि ये समझ से परे की बात, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैंने कुछ मित्रों से पूछा जो सरकार में थे, बोले हम लोगों ने उसी तरह बंदोबस्त किया है बहन जी की रैली का जैसे हम योगी जी की रैली का बंदोबस्त करते हैं। तो जब सरकार ने वो रैली करवाई और उसके बाद उस रैली में दलितों पर अत्याचार करने के लिए मशहूर हो चुके, क्योंकि जो बात अभी आई, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका उस व्यक्ति, अभी तक वो व्यक्ति बाहर है, अन्यथा वो उसी वक्त जेल जाता सीधे। देखिए उन्होंने बड़प्पन दिखाया और ये कहा कि मैं इस चीज से को भूल गया, मैं इन्हें माफ करता हूं, लेकिन कानून क्या कहता है? ये दलित, एक पढ़े लिखे दलित जो सबसे योग्य है देश में, तब वो न्यायाधीश बने, वो मुख्य न्यायाधीश बने। दूसरा, ये देश की न्याय व्यवस्था, दोनों चीजों पर जूता है। उसके बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। तो ये जो चीज है, मायावती को आगे लाके बिहार के इलेक्शन की तैयारी के लिए, मायावती को आगे लाके, मायावती ने भी नहीं कुछ बोला जस्टिस गवई पर, ये जो विषाद बिछा रहे थे वो रैली हुई। उसके बाद अब जो अभी आपने रायबरेली की बात की, उस पर भी बात आएगी। कुल मिला के ये है कि घेर के किसी भी तरह से राहुल को शिकार बनाओ और भ्रम फैलाओ। शहाबुद्दीन के बेटे पे भ्रम हो सकता है, लेकिन वो अनंत कुमार या दूसरे लोग, क्योंकि कई बाहुबली हैं, उन पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मीडिया इन लोगों को हीरो बनाने पर तोड़ा हुआ है। कोई बात ये नहीं कह रहा कि कैसे नीतीश कुमार ने आनंद सिंह को बाहर निकाला, आनंद मोहन सिंह को कानून बदल के बाहर निकाला है, जेल के नियम बदले हैं, तो इस पर नहीं बात हो रही। लेकिन शहाबुद्दीन का बेटे पे बात होगी, क्यों? क्योंकि वो उनको सूट करता है, उनके एजेंडा का हिस्सा है। दलितों पर अत्याचार की बात जो हो रही है, जो बात आई, मैं आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूँ। कल मध्य प्रदेश में एक दलित को गांव में पीट के, उसकी माँ और उसको पीट के उसके ऊपर पेशाब किया गया है। और इससे पहले पिछले हफ्ते जो है वो एक ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को पांव धोकर, एक पंडित जी के पांव धोकर पीने के लिए विवश किया गया। सरकार ने उसका नोटिस नहीं लिया। जिन जस्टिस ने, हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने उसका नोटिस लिया, उनका तबादला कल हो गया। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हैं। दलितों पर अत्याचार लगातार हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है। हरियाणा का आईपीएस अनंत कुमार का हिस्सा, देखिए क्या षड्यंत्र हुआ है वहां। एक, जब उनकी पत्नी रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती थी तब कितना समय लगा, जो कि एक आईएएस अफसर है, और वहीं एक कांस्टेबल की कथित आत्महत्या पर तत्काल उनके खिलाफ, उनके पूरे कुनबे के खिलाफ। तो ये जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स और विंडिक्टिव पॉलिटिक्स, वो क्लियर है। अब इसमें राह में रोड़ा कौन बन रहा है? इसमें राहुल गांधी रोड़ा बन रहे हैं, क्योंकि राहुल पर कितना अटैक हुआ, वो गाली किसने दी, कब दी, वो अलग बात थी, लेकिन मोदी जी अपनी माँ को लेके बिहार पहुंचे, उन्होंने बंद करवाया। पर राहुल को तो लगातार ये गालियां दी जा रही हैं। राहुल को गालियां दी, भाजपा के नेताओं ने दी, उस पर कोई बात उन्होंने नहीं की, वो मुद्दे से नहीं हट रहे। ये ठीक बात है कि महागठबंधन को जिस तरह अपनी रणनीति पहले तय करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस का कैरेक्टर है, 3 बजे अगर तय है कि डेडलाइन है नॉमिनेशन फाइल करने की, तो 3:05 पर टिकट डिक्लेयर होगा। मैं 45 साल से देख रहा हूँ, ये कांग्रेस का चरित्र है, वो उसका डीएनए। पर आज की तारीख में अमित शाह की जो चिंता है, राहुल कहीं रहे, अब वो उन्हें जो पप्पू बना के, उनके ऊपर जो हमले करके वो माइलेज हासिल कर लेते थे, वो अब नहीं है। अब लोग समझते हैं, और पिछले दिनों जिस तरह की चीजें आई, वो सारी की सारी जो है स्पष्ट है, लोग समझ रहे हैं। ये बात ठीक है कि पैसा, देखिए पिछले दिनों 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए, लेकिन ये भी जानकारी है कि माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियों के कर्ज के जाल में फंसी है बिहार की महिलाएं, उनको अपमानित किया जा रहा है रोज। अभी ये भी खबर है कि जैसे ये 10,000 रुपए पहुंचे उनके खाते में, तो वो वसूले वाले पहुंच गए। तो हालत, दरअसल सबसे बड़ी चीज है कि मुद्दे जो हैं उनसे ध्यान बटे। तो ध्यान बटाने के लिए मुद्दा क्या आ जाएगा कि सहनी जा रहे हैं, या राहुल
कांग्रेस के टिकट नहीं हो पा रहे हैं, या कांग्रेस के टिकट पे जो है वो लालू का आरजेडी का कैंडिडेट लड़ रहा है। मैं कहता हूं कोई कहीं लड़े, सवाल बहुमत पाने का है। आज की तारीख में कौन किस, क्योंकि कांग्रेस वहां सरकार बनाने नहीं जा रही है, सरकार के मुखिया तो आरजेडी ही तय करेगी, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, तो कांग्रेस को खोने को कुछ नहीं है। लेकिन उसको बदनाम करके और इन दोनों लड़कों को डिफेम करने के लिए उनके चेहरे पे मिट्टी फेंकने की कोशिश कौन कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। अरुण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और यही राजनीति जो उनके साफ तौर पर देखने के लिए भी मिल रही है। मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन फरहाद ये एक सवाल मेरा ये है कि चाहे मैं जेडीयू की लिस्ट देख रही हूँ या मैंने कांग्रेस की लिस्ट देखी, जाहिर सी बात है कि जब हम बिहार की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर जाति आधारित कहीं पर सियासत होती है तो वो बिहार में हमें देखने के लिए मिलती है। छोटी छोटी पार्टियां भी इसीलिए बार्गेनिंग की स्थिति में हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या मुकेश सहनी जो है वो वाकई में कोई इतनी बड़ी चीज है जितना बड़ा उनको पूरा मीडिया ने बनाकर रखा हुआ है? ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरफ चले जाएंगे माना कि उस तरफ ही सरकार बन जाएगी, और ये भी दिखाया जा रहा है कि अगर वो किसी भी तरफ नहीं जाते हैं तो मानो जैसे वो अपनी खुद की इतनी स्थिति में है कि अपने दम पर सरकार बना ले, इतना इस तरह से उन्हें पोर्ट्रे किया जा रहा है। दूसरा, पिछली बार 11 के करीब कैंडिडेट जो है वो जेडीयू ने मुसलमान उतारे थे, इस बार उनकी संख्या घटकर सिर्फ 4 रह गई है। मैं कांग्रेस की भी लिस्ट देख रही थी, उसमें भी कोई बहुत ही एक्साइटेड करने वाली कोई बात है वो भी वहां पर भी नजर नहीं आती है। आखिर इन पार्टियों को क्या डर सता रहा है? बात दलितों की तो की जाती है, बहुत अच्छी उनके ऊपर स्टैंड लिए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिसके ऊपर भी जुल्म उनकी बात की जानी चाहिए। लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो ये कॉन्फिडेंस या ये जो हिस्सेदारी है उसको लेकर पीछे हटती हुई पार्टियां क्यों नजर आती हैं? और जेडीयू को क्या डर है? क्या बीजेपी का पूरा असर उनकी लिस्ट में क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है? और कांग्रेस की लिस्ट और आरजेडी की जो लिस्ट है उससे किस तरह के रिएक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं? देखिए मुशर्रफ, जेडीयू ने जिन 4 सीटों पे उम्मीदवार उतारे हैं वहां उनके पास मुसलमान उम्मीदवार देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब उन्होंने अमौर में दिया है उम्मीदवार। आप देखेंगे उसकी डेमोग्राफी देखेंगे उन विधानसभा सीटों की, तो वहां मुसलमानों के अलावा वहां हर दल से मुसलमान उम्मीदवार ही है। जनसुराज ने भी मुसलमान उम्मीदवार दिए हैं, अमौर में दिए हैं, जोकीहाट में दिए हैं, अररिया में दिए हैं और एक चैनपुर में दिया है। जदयू ने ये 4 उम्मीदवार दिए हैं। आरजेडी की लिस्ट मैंने देखी है, समस्तीपुर से उन्होंने अपने पुराने विधायक को रिपीट किया है, बिहार शरीफ में किसी मुसलमान कैंडिडेट को कांग्रेस ने दिया है। महागठबंधन के साथ मसला यह है कि महागठबंधन मुसलमानों को फॉर ग्रांटेड लेता है कि भाई ये इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये कहां जाएंगे, इनको तो मर के खप के बीजेपी के खिलाफ में ही वोट करना है और ये हमको ही करेंगे। और ये सही भी है, ये बहुत हद तक सही भी है। और इस वक्त जो बिहार के मुसलमानों के प्रोस्पेक्टिव में अगर मैं आपसे बात करूं तो इस वक्त जो देश के हालात हैं, पूरे मुल्क के अगर हालात पर आप नजर डालेंगे, जिस तरह से यूपी में, जिस तरह से मध्य प्रदेश में, जिस तरह से बीजेपी रूल्ड स्टेट में मुसलमानों की हालत है कि एक मामूली सा कोई लंपट जो है वो जाके 50 रुपए का एक गमछा खरीदता है, भगवा गमछा, और थाने में जाके FIR करा देता है, और उसके बाद मुसलमानों के किसी भी घर के आगे, दुकान के आगे, मकान के आगे, मार्केट के आगे बुलडोजर चल जाता है। ये कल्चर जो एक डेवलप किया गया है सोसाइटी, और सोसाइटी उसको एक्नॉलेज कर रही है, सिर्फ एक्नॉलेज नहीं कर रही है, सोसाइटी ने उसको इंडोर्स किया है, लेजिटिमाइज कर रही है सोसाइटी उसको लेकर के मुसलमानों के एक बड़े तबके में इनसिक्योरिटी है कि उनको लगता है कि चलो जो मिल रहा है फिलहाल इसी में सब्र करो, अभी हक हिस्सेदारी की बात करने का समय नहीं है। फिलहाल ये जो मॉडस ऑपरेंडी उनके खिलाफ चल रही है, इनको कमजोर करना है, इनको पावर से बाहर करना है, उसके बाद फिर हम हक और हिस्सेदारी की बात करेंगे। मतलब एक बार अगर केंद्र से मोदी की सरकार खत्म हो जाती है या फिर बिहार में जो प्लान कर रहे हैं अमित शाह के, इस बार बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आएगा, तो ये महागठबंधन भी जान रही है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आएगा। मुसलमान इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है और मुसलमान एकदम आक्रामक तरीके से महागठबंधन के समर्थन में वोट करेगा। आप देखेंगे कि इस बार ओवैसी ने जो तमाशा किया, ढोल बजा लेकर के वो राजद के तेजस्वी के घर पर जा रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष, और वो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमको अलायंस में लो, हमको अलायंस में लो। तो ये इसलिए था क्योंकि ओवैसी साहब को भी इस बार लग रहा है कि हमको मुसलमान इस बार उतना ज्यादा तवज्जो देने वाले नहीं हैं। तो अपनी फेस सेविंग पहले कर लो कि हमने तो कोशिश किया था महागठबंधन में शामिल होने की, इन्होंने नहीं किया, इसलिए हमने 30, 35, 40 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए।
ये उनके अपने बचाव की एक स्कीम थी, जबकि उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि इस बार का जो माहौल है, ये 25 का चुनाव 2010, 2015, 2020 से बहुत मुख्तलिफ है। ये इस चुनाव का नेचर बहुत मुख्तलिफ है। ये करो या मरो की स्थिति है मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमानों को एक बात पता है कि और ये बात तेजस्वी भी जानते हैं, राहुल गांधी भी जानते हैं, लालू जी भी जानते हैं, एक बार अगर बीजेपी ने अपना सीएम बना लिया तो फिर आप उसको 20-25 साल नहीं हटा पाएंगे। ये बात लालू जी भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और यही वजह जो अभी अरुण सर कह रहे थे कि वो लालू जी के साथ भी चले जाएंगे नीतीश जी, ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल सही है और 100% सही है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी 4 दिन पहले क्या हुआ कि जब ये 101 वाली लिस्ट आई है और जब ये तमाशा शुरू हुआ एनडीए में, तो रात के करीब 2 बजे राबड़ी आवास से संजय यादव एक गाड़ी पे निकलते हैं और वो 2 बार जो एक अन्य मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास और राबड़ी जी का जो सरकारी आवास है, उसके बीच में 15 फीट की सड़क है। मतलब मुख्यमंत्री आवास का जो पिछला दरवाजा है वो राबड़ी आवास के पहले दरवाजे के सामने खुलता है। इतना सा फासला है, मतलब चाय पीते हुए आप वहां से वहां जा सकती हैं, इतनी सी दूरी है, एक सड़क पार करनी। तो वो गाड़ी से निकले और घूम गए वहां पर। खबर ये चल गई कि चचा ने भतीजा के पास मैसेजिंग किया है कि हम आ रहे हैं तुम्हारे साथ। मतलब खबरें यहां तक चलने लगी कि नीतीश और लालू जी फिर एक हो सकते हैं। ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश किया नीतीश कुमार ने। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि संवाद, नीतीश और लालू का संवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। आप लालू जी के पिछले साल भर के बयानों को उठा करके देखिए। मैं साल भर में लालू जी ने मीडिया को जितनी बार भी संबोधित किया है, हालांकि अब तो वो बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन वो जितना भी बोल पाते हैं, जब जब मीडिया ने उनसे सवाल किया है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, तो लालू जी एक ही बात कहते हैं कि ऐसे कैसे बना लेगी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री, हम लोग नहीं है क्या? तो उस हम लोग को अगर आप डिकोड करेंगे तो उस हम लोग में नीतीश इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है। हम लोग का मतलब लालू प्लस नीतीश, वो इंक्लूडेड है। और ये बात नीतीश जी भी जानते हैं, ये बात नीतीश जी भी जानते हैं कि उनके साथ अगर उनको शिंदे बनाने की कोशिश की गई, उनको डिच करने की कोशिश की गई, उनकी पार्टी तोड़ करके उनको ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है, जो भाजपा का मॉडस ऑपरेंडी रहा है पिछले 10-11 सालों में, और खास के गुजरात लॉबी की जो मॉडस ऑपरेंडी रही है, तो वैसी परिस्थिति में एक आदमी है जो उनको रेस्क्यू करेगा। मैं रेस्क्यू शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा। वैसी विकट परिस्थिति में लालू यादव रेस्क्यू करेंगे नीतीश कुमार को, क्योंकि लालू यादव को यह पता है। देखिए, लालू जी जान रहे हैं कि अगर तेजस्वी 25 में मुख्यमंत्री नहीं बने तो 30 में बन जाएंगे। तेजस्वी के पास अभी बहुत टाइम है मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन नीतीश जी 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो शायद 26 में छोड़ दें, खुद ही छोड़ दें। 27 में कहें कि आओ बेटा भतीजा मेरे, तुम ही बन जाओ मुख्यमंत्री। या ये हो जाए कि चलिए 2.5 साल शुरू के आप रह लीजिए, 2.5 साल हम रह लेंगे। ये कोई फॉर्मूला निकल सकता है, लेकिन अभी भी लालू जी को 25 के चुनाव के बाद भी तेजस्वी की जगह नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत अगर लालू जी को पड़ी बीजेपी को रोकने के लिए, तो लालू जी इससे पीछे नहीं हटेंगे। और ये बात तेजस्वी जी भी जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं और राहुल गांधी भी जानते हैं, और लालू यादव भी खैर अभी जब तक है। एक बात पूरी जिम्मेदारी से बुशरा मैं कह रहा हूं कि जब तक लालू यादव की सांस चल रही है और लालू जी पटना में बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह भाजपा का अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना बिहार में पूरा नहीं है। क्योंकि अभी भी भाजपा ये मीडिया आप किस बिना पर, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है। देखिए जो हमें दर्शक भी सुन रहे हैं उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। सवाल मेरा ये है आपसे कि इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोल रहे हैं? देखिए, हम लालू प्रसाद यादव की इस राजनीति को जानते हैं। हम ये जानते हैं कि भले ही आपके बहुत सारे इख्तिलाफात हो, उनकी जिस तरह की राजनीति उन्होंने की, लेकिन एक बात पर आप उनके साथ 100% आप हामी भर सकते हैं, और वो है कि कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के आगे वो झुके नहीं। और वो अकेले थे जिन्होंने वो रथ रोका और तमाम चीजें, अपनी पूरी सियासत उन्होंने कुर्बान कर दी। एक तरह से सीधे तौर पर हम देख सकते हैं, अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो आज उनके परिवार की हालत नहीं होती। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि नीतीश अपनी वो स्पाइन दिखा पाएंगे कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनने लगा तो वो लालू के साथ आ जाएंगे? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स आगे देखने के लिए मिल सकते हैं। वो आ जाएंगे, क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी की जो सियासत पिछले 6 महीने में या खासकर साल भर से जो सियासत हुई है बिहार में, जेडीयू विद इन जेडीयू, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जेडीयू विद इन जेडीयू एक पैदा हो गई है। एक जेडीयू वो है जिसको ललन सिंह, संजय झा चला रहे हैं, और एक जेडीयू वो है जो जेडीयू समता पार्टी के समय से थी, जो पिछड़े वर्ग की जेडीयू मानी जाती थी, जो माइनस यादव ओबीसी ईबीसी वर्ग है उसकी जेडीयू मानी जाती थी। और अरुण सर आपको बताएंगे, वो जो तबका है सरकार, मतलब जेडीयू के अंदर में जो पिछड़ा वर्ग है,
जिसकी आइडेंटिटी मानी जाती थी जेडीयू की। नीतीश जी हमारे लव कुश समाज के नेता हैं, कोरी कुर्मी के नेता हैं, दलित महादलित के नेता हैं। एक वर्ग वो है और एक ये वर्ग है जो ललन सिंह का है, संजय झा का है, विजय चौधरी का है। तो अभी जेडीयू विद इन जेडीयू भी एक पैदा हो गई है, और वो जो विद इन जेडीयू है ना, वो किसी भी कीमत पर ललन सिंह और संजय झा को ठिकाने लगाना चाहेगी, और उसके लिए उनके पास एक बेहतर ऑप्शन होगा कि नीतीश जी को लालू जी के साथ ले जाकर के मुख्यमंत्री बनवा दिया जाए, और लालू जी इससे पीछे नहीं हटेंगे, लालू जी इससे गुरेज नहीं करेंगे। आप अभी देखेंगे कि नीतीश जी, अभी आप देखेंगे कि तेजस्वी का कोई भी प्रचार अभियान होता है, तेजस्वी बहुत आक्रामक तरीके से अब नीतीश जी के ऊपर कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये जरूर बोलते हैं कि चचा बीमार हो गए हैं, चचा अचेतावस्था में चले गए हैं, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी हार्ड आलोचना नहीं करते हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर के भी केंद्र की सरकार पर टारगेट करते हैं, डबल इंजन की सरकार पर टारगेट करते हैं। और ये मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो मेरे सूत्र हैं, या जो मेरे पास जो ग्राउंड रियलिटी आती है, जो मेरे लोग मुझे बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, नीतीश जी के बहुत करीबी मंत्री हैं, वो रात को 1:30 बजे निकलते हैं और लालू आवास जाते हैं, लालू जी से मुलाकात करते हैं। और वो मंत्री जी बिना किसी प्रोटोकॉल के, मतलब ना उनका कोई फ्लीट होता है, ना काफिला होता है, ना उनकी गाड़ी होती है, ना उनकी सिक्योरिटी होती है, वो कैब बुक करके नीतीश जी लालू जी के यहाँ जाते हैं। कैब आती है, उस कैब में वो बैठते हैं बिना किसी दूसरे आदमी को लिए हुए, और वो अकेले लालू जी के घर जाते हैं रात के 2 बजे बातचीत करके। अब उनके बीच क्या बातचीत हुई होगी आप अंदाजा लगा सकती हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के लिए लालू जी भी तैयार हैं और नीतीश जी भी तैयार हैं। और मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि बिहार का स्वभाव खुद भी ऐसा कभी नहीं रहा है कि वो बहुत ज्यादा कम्युनल पोलराइजेशन को बिहार अप्रूवल नहीं देता है। अगर बिहार बहुत ज्यादा कम्युनल पोलराइजेशन को अप्रूवल दे चुका होता तो अभी तक भाजपा की सरकार बन चुकी होती। आप देखिए कि ये हिंदी हार्टलैंड, जिसको हम लोग टॉप बेल्ट बोलते हैं, उसमें बिहार एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा आज तक अपना सीएम नहीं बना पाई है। संघ के 100 साल पूरे होने के बावजूद, चाहे वो जनसंघ का दौर रहा हो या भाजपा का दौर रहा हो, इवन उसने उत्तर प्रदेश में भी अपना सीएम बनाया और अभी भी बना लिया, बंगाल में भी उसका विस्तार हो रहा है, लेकिन बिहार में वो आज भी सीएम तो छोड़ दीजिए, उसका कोई इतना बड़ा क्रेडिबल फेस नहीं है जो अपने फेस पर 5 विधायक जिता सके। आज भी भाजपा को मोदी का भरोसा है, आज भी भाजपा को अमित शाह का भरोसा है, आज भी भाजपा के अंदर के सारे फैसले मोदी और अमित शाह बैठ के कर रहे हैं। भाजपा की अपनी कोई लीडरशिप नहीं है, और इनकी अपनी एक लीडरशिप ऐसी नहीं है। इनके जो 2 उप मुख्यमंत्रियों ने कल नामांकन किया है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये अपना खुद का चुनाव जीत जाए तो यही उनकी बहुत बड़ी जीत होगी। अगल बगल की सीटों की तो हम बात ही छोड़ देते हैं। तो मैं चूंकि जमीन पे हूं और मेरी पैदाइश एक ये है, तो मैं जानता हूं बिहार को, बिहार के स्वभाव को। तो बिहार लालू जी बीजेपी के सीएम बनने से रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। तेजस्वी को 5 साल पीछे भी करना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी के पास अभी बहुत लंबा टाइम है, तेजस्वी के पास अभी लंबा 30-35 साल का और समय बचा हुआ है। अभी तेजस्वी 35-36 साल के युवा हैं, 40 साल में बनेंगे सीएम, 42 साल में बनेंगे सीएम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश जी अगर सीएम बनते हैं तो शायद ये नीतीश जी की अंतिम राजनीतिक पारी होगी। और एक बात और है, एक बात इस बात को भी आप पूरी जिम्मेदारी से समझ लीजिए कि जब हमारे आप जैसे लोग, पत्रकार, विश्लेषक जो भी हैं, जब नीतीश जी की पॉलिटिकल ऑबिचुअरी लिखने के लिए लोग कलम उठाते हैं, नीतीश जी वहां से रिवाइवल करना शुरू कर देते हैं। तो अभी भी नीतीश जी की पॉलिटिकल ऑबिचुअरी लोगों ने लिख दी थी कि अब नीतीश जी समाप्त हो गए हैं, लेकिन उन्होंने टिकट में जो टेम्पो दिखाया है अपना, वो उन्होंने बता दिया है कि अभी टाइगर जिंदा है। मतलब मैं इस लेवल पे बोल रहा हूं कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। और कल जो अमित शाह ने बयान दिया है, वो अमित शाह का बयान महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अंदर की जो बात है ना बुशरा जी, अंदर इतना रिफ्ट है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक अलायंस बना था, बुआ बबुआ अलायंस बोलते हैं उसको। मतलब जब सपा और बसपा साथ आई थी तो मतलब अखिलेश और मायावती जी जब साथ आए थे तो कहा जाता था बुआ भतीजा का अलायंस है ना। लेकिन वो बुआ भतीजा का अलायंस, बुआ भतीजा का जो अलायंस है वो लखनऊ में तो हो गया था, लेकिन वो देवरिया में नहीं हो पाया था, वो मेरठ और बागपत में वोटर्स के बीच नहीं हो पाया था। तो सेम वही स्थिति अभी बिहार में इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगी कि नीतीश जी, सम्राट चौधरी और मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा आपको एक फोटो फ्रेम में पटना में तो दिख जाएंगे, लेकिन उनके जो मतदाता समूह है वो विधानसभा क्षेत्रों में कितना एक फ्रेम में दिखेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। इस पर अभी थोड़ा संशय है। और नीतीश जी का जो कोर वोटर है वो जदयू की सीटों पर तो बहुत आक्रामक तरीके से वोट करेगा, लेकिन भाजपा की सीटों पर वो उतनी आक्रामक तरीके से वोट करेगा कि नहीं करेगा, या वो टूट के महागठबंधन की तरफ जाएगा। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बनेगा,
लेकिन बिहार की जनता को पिछड़े के बदले कोई पिछड़ा ही चाहिए। मतलब अगर नीतीश नहीं तो वो तेजस्वी को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन वो गिरिराज सिंह को या संजय झा को स्वीकार नहीं करेंगे। जी, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपने यहाँ पर रखे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये एक तस्वीर लोगों तक पहुँचना ये बहुत ज़रूरी है। जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें देखते हैं कि ये इधर एक गठबंधन है और दूसरी तरफ गठबंधन है, बट बिटवीन द लाइन्स जो बहुत कुछ घटित हो रहा है बिहार में, उसको भी बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, जो अभी फरा जो है इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारे सामने रखी है। अरुण जी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ कि 100 साल आरएसएस ने अपने पूरे कर लिए। हमने देखा महाराष्ट्र में वो चाहते थे कि एक ब्राह्मण ही जो है वो गद्दी पर बैठे और उसमें वो कामयाब रहे। और जिस तरह का सांप्रदायिक एजेंडा वो लगातार अपने पूरे जोर शोर से चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा मूवीज आ रही हैं और तमाम चीजें जो हो रही हैं, उसमें एक उनका ये भी एक सपना है कि बिहार में भी उनका अपना सीएम हो, और अपना सीएम मतलब सवर्ण सीएम हो, क्योंकि वो किसी ओबीसी या किसी और को बना दे ये अभी फिलहाल लगता नहीं है, जिस तरह की राजनीति आरएसएस और बीजेपी करती है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो बीजेपी जो है वो आगे और किस तरह से और अपने घोड़े खोल सकती है, क्योंकि एसआईआर हुआ है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, नीतीश के साथ उन्होंने एक तरह का कॉम्प्रोमाइज किया है, नीतीश की यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चलती हुई पूरी तरीके से नजर आई है, वो भी है, कहीं ना कहीं बैकफुट पे बीजेपी जरूर है, लेकिन क्या बीजेपी का ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा? क्या आपको लग रहा है? बहुत संक्षेप में आखिर में। देखिए बुशरा जी, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप दूसरे राज्यों में देखें तो जो राज्य बीजेपी ने अपनी दम पर जीते हैं या बहुमत के साथ जीते हैं, वहां उन्होंने क्या किया है, वहां उन्होंने एक पर्ची निकाली और चौथी पांचवी लाइन में बैठे एक आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया और कहा, उसका रिमोट कंट्रोल उनके पास है। मैं भोपाल में रहता हूं, मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह काम कर रहे हैं। राजस्थान की खबर भी यही है, छत्तीसगढ़ की खबर भी यही है, हरियाणा की खबर भी यही है, उत्तराखंड की खबर भी यही है, और दिल्ली की भी खबर यही है, और महाराष्ट्र की भी खबर यही है। इस वक्त न अमित शाह और नरेंद्र मोदी रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मुख्यमंत्री चुनते हैं। बिहार में ये संभव नहीं है। बिहार में पहली चीज कि वो अपने बूते पे सरकार नहीं बना पाएंगे। अगर वो सरकार बनाएंगे तो वो सवर्ण, चाहे भूमिहार हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, वो उसमें से मुख्यमंत्री नहीं चुन पाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो सरकार नहीं चलेगी, ये बिल्कुल साफ है। और इसके जवाब में लालू, और जैसे कि अभी बता रहे थे भाई कि क्या है असलियत, क्या है, लालू और नीतीश एक नेचुरल अलाई है। ठीक है, सत्ता के लिए अलग अलग हुए, लेकिन बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। कब से? जब से लालू यादव ने सत्ता संभाली थी, उसके बाद कोई भी दूसरे वर्ग का अपर कास्ट नहीं बन पाया है और ना बन पाएगा, क्योंकि ये साफ दिख रहा है। लेकिन जब अगर आप मोदी और शाह की मॉडस ऑपरेंडी समझे, तो वो चाहते हैं कि उनके रिमोट कंट्रोल से चलने वाला सीएम बने, जैसा कि उन्होंने उड़ीसा में बनाया पहली बार। उड़ीसा के सारे बड़े नेता ऐसा सीएम बनाने के लिए उन्हें पूर्ण बहुमत चाहिए, जो संभव नहीं है। तो वो किस पर दांव लगाएंगे? उनके पास कोई ऐसा पिछड़े वर्ग का नेता नहीं है, ऐसा कोई दलित नेता नहीं है। क्या वो सम्राट चौधरी या क्या है वो शफरी चौधरी के पुत्र, उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये भी सवाल है। और एक और चीज है कि कोई भी चेहरा इस तरह का नहीं है। एक इन्होंने डार्क हॉर्स और उतारा था, शायद मुझे नहीं पता आज की क्या स्थिति, उन्होंने ये तो ऐलान कर ही दिया था। मैं बात प्रशांत किशोर की कर रहा हूं कि उन्होंने कह दिया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अचानक बहुत पैसा लेके गए। मैं एक वीडियो देख रहा था एक चैनल पर कि वो पूरा काफला गांव में घुस रहा है और चैनल का रिपोर्टर पूछ रहा है कौन आया है, मालूम नहीं है कौन आया है। अरे होगा कोई चिरकुट, ये बूढ़े लोग बैठे कह रहे हैं, बड़े नेचुरल फ्लो में बैठे हैं, जहां से ये उतर के मालाओं में लदे हुए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज किया बीजेपी ने और ला के उनका करियर खत्म कर दिया, दिल्ली ले ली, ठीक वैसे ही ये तो यहाँ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए हैं। जो पीके साहब की दुकान तो पहले ही बंद हो गई, क्योंकि उनको अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो 200 करोड़ खर्च कर चुके हैं। हो सकता है कि अगर कुछ ज्यादा बोले तो 200 करोड़ की भी जांच आ जाए। तो जितने दांव खेले मोदी और नीतीश कुमार ने, संघ की भूमिका अभी भी देखिए,
संघ के बिना बीजेपी, क्योंकि मैं कहता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि पीके ने आखिर विड्रॉ क्यों किया है और किसके कहने पे किया है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि बीजेपी की बी टीम है, लोगों को ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट है कि आखिर हुआ है तो हुआ क्या? देखिए, उन्हें ये समझ में आ गया कि बिहार जो है वो टेढ़ी खीर है, वो ऐसी खिचड़ी नहीं है कि आप दबा के खा लो। बिहार में अब ब्राह्मणों का और ये जो चीज है, दूसरी चीज जमीनी हकीकत, क्योंकि आपके पास संगठन नहीं है, आपने दूसरे नेता ने, पैसा होना अलग बात है, लेकिन राजनीति करना और वहां जहां पर जनता को मताधिकार प्रयोग करना है, आपको वोट खरीदने होते तो शायद 100 सीटें खरीद सकते हैं प्रशांत किशोर को, उनके पास पैसा हो सकता है, लेकिन वोट डलवाना, वोट चाहिए, और सामने किसके? चूंकि आप काम करने पहले दिन से आपका एजेंडा वही था। आपने उन लोगों को डैमेज किया है कांग्रेस बीजेपी के, जिनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग, उन्हीं लोगों पे अटैक किया उन्होंने, और किसी पे नहीं किया है। लालू के खिलाफ वो बहुत ज्यादा नहीं बोले, वो बीजेपी के लोगों पे ही करते रहे, क्योंकि उनके जरिए बीजेपी में अपने लोगों को, जो बीजेपी में वो लोग जिनको इन्हें ज्यादा अहमियत देनी पड़ रही थी, उनको नीचे करने के लिए उनका इस्तेमाल किया, ऐसा मैं समझता हूं। बाकी जो भाई कह रहे हैं इनकी बात सुनी जाए, लेकिन जो बात आप कह रहे थे मैं एक बात और कहूंगा। जो बात राहुल की बात हुई थी उत्तर प्रदेश की, दलित परिवार, उसको लेकर के जिस तरह का नाटक किया योगी जी ने, आप समझिए कि जो लोग घर के अंदर बंद हैं, उनके नाम पे होर्डिंग लग गए, उनके नाम पे पोस्टर छप गए, जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको लेकर के इतना डर क्यों लग रहा है योगी जी को? दरअसल मूल बात ये अब आ गई है कि हर तरफ राहुल की क्रेडिबिलिटी जो इन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी, खत्म कर दी। और ये बात तो सबने कही कि इतनी हार के बाद भी राहुल सीना तान के खड़े हैं। वो जाके जब बात करते हैं, अगर कहीं बाहर जाके बात करते हैं, तब यहाँ लोगों के पेट में दर्द होता है। तो राहुल की मौजूदगी ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह को डराती है। उस कहीं भी जहां होते हैं वहां राहुल की मौजूदगी से, देखिए ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है जो इन्होंने नहीं किया है। घटिया से घटिया भाषा, बात आप कह रहे हैं जी, घटिया से घटिया, वो साफ तौर पर दिख भी रहा है जी। वो पूरा का पूरा परिवार पर, माँ पर, बहन पर, बहनोई पर, सब पर अटैक किया। उसके बाद वो आदमी खड़ा हुआ और 42-44 से पहुंच के 101-102 पर है। तो वो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और वो मोहब्बत की दुकान, अब उस मोहब्बत की दुकान को कितनी बार, चाहे वो अमित मालवीय हो, चाहे दूसरे लोग हों, जो ट्रोल्स हैं, उन्होंने कितने अटैक नहीं किए। और अब इतना डर है कि एक दलित के घर जाने के लिए दरवाजे तो बंद किए, पुलिस दिल्ली से लगी, लेकिन उसकी तरफ से होर्डिंग और बोर्ड लगा दिए। सबने देखा है कैसे माँ, कैसे बाप पकड़ के राहुल के गले लग के फपक फपक के रो रहे हैं, कैसे बहन कह रही है कि उसका ट्रीटमेंट होना, ऑपरेशन होना है, और वो जा नहीं पा रही है। ये चेहरा सबने देख लिया है। राहुल की परछाई से डर लगता है मोदी और अमित शाह को, ये आज का सच है। बिल्कुल लास्ट जी, बिल्कुल वक्त की कमी है जी, माफ कीजिएगा थोड़ा, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। लास्ट वर्ड आई वांट टू गिव इट टू फरा, कि आप शायद मेंशन करना चाह रहे हैं पीके को लेकर जी। देखिए, पीके को कभी चुनाव लड़ना नहीं था, ये हम और आप समझ लेते हैं। अंदर का खेल कुछ और होता है। आप टाइमिंग को देखिए, तेजस्वी यादव ने 3 बजे दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि वो सब सरकार में आएंगे तो वो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। उस खबर को इतनी तवज्जो मिलनी शुरू हो गई थी, जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने चलाना शुरू कर दिया था। उस खबर को डिरेल करने के लिए पीके ने कहलवाएगा कि वो राघोपुर से जाके चुनाव लड़ेंगे, और पूरा का पूरा नेशनल मीडिया उनके पीछे पड़ेगा कि अब पीके जा रहे हैं राघोपुर चुनाव लड़ने के लिए, पीके जा रहे हैं राघोपुर चुनाव लड़ने के लिए। तेजस्वी का जो जन सरोकार की बात थी, या जो मुद्दा चुनाव में तेजस्वी बनाना चाहते थे नौकरी को, उसको किसी तरह से जनता के विमर्श से पीछे धकेल करके एक काल्पनिक मुद्दे को सामने लाना है और उस पर विमर्श करवाना है। वो दरअसल उस पूरे हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल होता है। पीके कभी चुनाव लड़ने नहीं आए थे, और पीके कभी चुनाव लड़ेंगे भी, आगे भी नहीं लड़ेंगे। और पीके अभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पीके अभी भी अपना जो काम है वो कर रहे हैं। अभी भी वो दक्षिण भारत की कई पार्टियों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनका काम चल रहा है। कॉर्पोरेट जो उन्होंने बना रखा है उस पर वो काम चल रहा है। इनका काम बिहार चुनाव के बाद खत्म होगा, उसके बाद ये बोरिया बिस्तर समेट करके चले यहाँ से जाएंगे, चले जाएंगे जी।
जी, ये उन लोगों को बहुत समझने की जरूरत है। जो सर्वे में दिखाया जा रहा था कि पॉपुलर चेहरा कौन है और उसमें पीके का नाम उसमें मेंशन किया था, या फिर वो लोग जो युवाओं को उन्होंने बेवकूफ बनाया और अपने साथ घुमाया। जी अरुण जी, मैं कह रहा था पीके हमेशा की तरह पैकेज लेकर बिहार गए थे, पैकेज पूरा पीके का पैकेज बंद, पीके पैक करके वापस आ गए, पैकेज लेकर गए, काम खत्म, पैक किया, वापस आ गए, फिर दूसरा काम करेंगे। पीके पैकेज जी, ये बिल्कुल जो मासूम जनता है, जो युवा उनके साथ लगकर घूम रहे थे, खासतौर पर मुसलमान युवा भी काफी बड़ी तादाद में थे उनके साथ, उनको ये समझने की जरूरत है कि कैसा उनका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। वो जो दलित युवा या फिर जो पिछड़ी जातियों के युवा थे जो उनके साथ बाइकों पर घूम रहे थे, उनको भी समझने की जरूरत है कि उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा था। इंटरेस्टिंग टाइम है। और अभी बिहार का चुनाव अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत दिलचस्प होना बाकी है, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो देखना बाकी है। और फिर 14 तारीख जब फाइनली हमें पता चलेगा कि कौन बैठने जा रहा है इस गद्दी पर, या उसके बाद भी सस्पेंस बना रहेगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।